सबसे पहले मैं डॉक्टर टी के जयलक्ष्मी, सेंट जोसेफ्स विमेंस कॉलेज विशाखापट्टनम, इसकी ओर से मैं आंध्र लयोला कॉलेज विजयवाड़ा के प्रिंसिपल और सहयोगी जो तेलुगु, हिंदी, संस्कृत वेबिनार के संयोजक हैं, उनके प्रति मैं बधाई दे रही हूँ, उनको तहे दिल से बधाई दे रही हूँ, क्योंकि इतनी भव्य संगोष्ठी के आयोजन में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। इसके लिए मैं आभार हूँ आपके प्रति। अच्छा, आज का विषय है भाषा, हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर। कतई अच्छा टॉपिक आपने लिया है, क्योंकि आजकल जो भी हम करते हैं रोजगार को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। ऐसे रोजगार अभी तक आपने तेलुगु और संस्कृत भाषा के अध्ययन से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी तरह विस्तार पूर्वक वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों के द्वारा अनुग्रहित किया। वैसे ही हिंदी में भी रोजगार के अवसर। इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए भाषा क्या होती है। हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर। भाषा माने विचार विनिमय का साधन है। हम सब जानते हैं मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। अपने विचारों को, अपने भावों को केवल वे अपनी भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्ति का प्रशस्त माध्यम है। साथ में मानव संबंधों के निर्वहन में भी भाषा का अत्यंत योगदान है। ये कोई नहीं कह सकते। ऐसे में हिंदी भाषा, हिंदी जो हमारी भाषा है, भारत की भाषा है। भारत जो हम सब जानते हैं वो बहुभाषा भाषी देश है। अनेक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। बाकी देशों से तुलना करने पर हर एक देश की एक ही भाषा होती है, लेकिन हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक राज्य हैं, एक एक राज्य की एक एक भाषा है। लेकिन राष्ट्रभाषा या राजभाषा या संपर्क भाषा के रूप में हमने केवल हिंदी को ही चुन लिया, इन्हीं का ही चयन किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि राष्ट्रभाषा माने वही है जो देश भर के, राष्ट्र माने तेलुगु में स्टेट है, लेकिन हिंदी में राष्ट्र माने नेशन, देश। और यहाँ की भाषा हिंदी है क्योंकि बहुत सारे लोगों द्वारा वो बोली जाती है, समझी जाती है। इस कारण से यही राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारिणी है। ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, क्योंकि वे तो गुजराती होते हुए भी राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी माने उनके अनुसार केवल हिंदी ही रही, क्योंकि ये तो वैज्ञानिक भाषा है। लिपि भी वैज्ञानिक है, देवनागरी जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है और हमारी तेलुगु से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मैं तो तेलुगु भाषी हूँ और तेलुगु और हिंदी दोनों मुझे एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि दोनों का वाक्य निर्माण एक जैसा होता है और कुछ शब्द, अनेक शब्द भी ऐसे एक जैसे ही लगते हैं। ऐसे में भाषा, राष्ट्रभाषा वही होती है जो ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। ऐसे में राष्ट्रभाषा जो होती है वो किसी भी देश की भाषा उनके संस्कृति से, सभ्यता से और उनके साहित्य से गहरा संबंध रखती है। भाषा माने संबंध, माने ये संस्कृति की संवाहिका होती है भाषा, राष्ट्रभाषा। ऐसी राष्ट्रभाषा और बहुत गर्व के साथ हम बता सकते हैं हमारे देश की भाषा हिंदी और राजभाषा है। संपर्क भाषा माने आपस में अगर हम किसी से, किसी भी कोने में भारत के किसी से मिलना चाहते हैं तो केवल हिंदी के द्वारा ही हम बात कर सकते हैं। केवल प्रादेशिक भाषाएं जो होती है और प्रांतीय भाषाएं केवल उसी प्रांत तक सीमित होती हैं, लेकिन एक भाषा जो है संपर्क भाषा पूरे समस्त देश को एक सूत्रता में बांधने वाली भाषा जो हिंदी होती है। ऐसी हिंदी में आजकल हम देख सकते हैं और विश्व में ही ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषाओं में प्रथम भाषा जो मैंडरिन चीनी है और द्वितीय स्थान में है हिंदी। और हिंदी में और अभी तक आंकड़ों के अनुसार बताया जाता है कि 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ ऑफ पीपल पूरे विश्व में हिंदी बोल सकते हैं और 1 अरब से ज़्यादा लोग हिंदी समझ सकते हैं। ऐसी भाषा आज केवल राजभाषा तक ही सीमित नहीं रही, भारत तक ही सीमित नहीं रही, पूरे विश्व में वो विश्व भाषा की ओर जाने में अग्रसर है। और इसके लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट में भी हिंदी का प्रयोग बहुत अच्छी तरह बढ़ता जा रहा है। इसमें गुणात्मक वृद्धि हो रही है, इसकी बढ़ोतरी में। और साथ में फेसबुक ऐप्स आप देख सकते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इसमें भी ट्विटर, इसमें भी और हिंदी का प्रयोग आदि जो अनुप्रयोग कहते हैं, तो अनुप्रयोगों में भी हिंदी का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरह बढ़ता जा रहा है। और साथ में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज कंपनियों ने भी बड़े पैमाने में हिंदी का प्रयोग उन्होंने शुरू किया
आजकल विदेशी लोग भी यहाँ आकर हिंदी सीख रहे हैं। माने किसी भी देश के बारे में जानना है तो उनकी भाषा और उनकी संस्कृति से परिचित होना चाहिए। इसलिए विदेशों में भी आप देख सकते हैं, इंडोलॉजी नाम से, भारत विद्या विभाग नाम से अनेक संस्थाएं ICCR के द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा अनेक चेयर्स रखे गए हैं। पूरे विश्व में 167 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। लोग भारत की ओर देख रही हैं, भारत की संस्कृति से वे परिचित होना चाहते हैं। भारतीय सिनेमा और भारतीय म्यूजिक, डांस, ये सब उनको आकर्षित करते हैं। इस कारण से हिंदी की ओर सबकी रुचि बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब हमें देखना होगा कुछ समय बाद इस प्रकार विश्व में भी हिंदी का इतना प्रयोग है, इतना प्रभाव है, और इसके लिए रोजगार के क्षेत्र में क्या प्रभाव है, क्या क्या अवसर होते हैं। रोजगार माने ये एम्प्लॉयमेंट में, जैसे विश्व में ज़्यादातर इसका प्रयोग हो रहा है ना, हम तो बता सकते हैं इसके लिए रोजगारी भी ज़्यादा होती है, ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। और कैसे, किन किन क्षेत्रों में हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले होता है ये अध्यापन के क्षेत्र में। हम आंध्र प्रदेश के निवासी जो भी हो, जो मिडिल क्लास वाले जो भी होते हैं, पहले पढ़ाई के बाद बच्चों को एक नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी टीचिंग प्रोफेशन तो अच्छा होता है। टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारी सुविधाएं होती है, वेकेशन होता है, साथ में बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। ज़्यादातर हर बैच नया बैच आता है, हम हर समय वी फील वेरी यूथफुल बच्चों के साथ रहने के कारण। इस कारण से और उस क्षेत्र में इसके लिए क्या करना है, बच्चे लोग सावधानी से सुनिए। MA हिंदी करने के बाद, क्योंकि अभी आप BA में, BSc में हिंदी सेकंड लैंग्वेज के रूप में ले रही है, लेकिन इसी से आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। केवल सभी लोग कोर सब्जेक्ट्स जैसे ग्रुप सब्जेक्ट्स की ओर ही ध्यान दे तो बाकी लैंग्वेजेस का क्या होगा। लैंग्वेजेस भी उन्हीं का अपना अहम अस्तित्व होता है, इसका महत्व होता है। मैंने भी BSc CBZ से किया, लेकिन रुचि जो रही और भाषा के प्रति, साहित्य के प्रति रुचि के कारण मैं MA की ओर आई थी। और इसी प्रकार हम अपनी रुचि को बढ़ावा देते हुए अध्यापन के क्षेत्र में जा सकते हैं। इट विल बी अवर चॉइस होना चाहिए, बाई चांस नहीं आना चाहिए। और इसी में क्या होता है, MA हिंदी करना है। MA हिंदी करने के बाद एक टेस्ट होता है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, माने नेट एग्जाम कहते हैं। इसमें जो अच्छे प्राप्त करते हैं उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप नामक एक छात्रवृत्ति उपाधि दी जाती है। उपाधि में एक डिग्री जैसा। और इसके बाद क्या होता है, और उनको शोध कार्य करने के लिए दे विल बी एलिजिबल फॉर डूइंग PhD करते समय हर महीने में 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ उनको छात्रवृत्ति के रूप में, माने ये स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है। और जिनको इस एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिलते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करते हैं, पास हो जाते हैं, उनको महाविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज तक उनको सहायक आचार्य के पद मिलने की संभावनाएं हैं, माने नियुक्ति के अवसर भी होते हैं। और इसी प्रकार स्कूल्स में, सेंट्रल स्कूल्स में भी बहुत सारा व्यापक है वातावरण हिंदी का। और सेंट्रल स्कूल्स देखिएगा, वहाँ हिंदी टीचर्स बनना चाहते हैं तो BEd करने के बाद TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के रूप में, और राज्य के माध्यमिक जो पाठशालाएं, विद्यालय होते हैं, वहाँ भी नौकरी मिलने की संभावना होती है। माने टीचिंग प्रोफेशन की ओर जाना चाहते हैं तो, और उनको कुछ परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करनी पड़ती है। इसके बाद वे आराम से और लेक्चरर या टीचर बन सकते हैं। यह एक विकल्प है, दिस इज वन चॉइस। दूसरा वाला क्या है, पत्रकारिता। आजकल हम ज़्यादा सुन रहे हैं पत्रकारिता, माने जर्नलिज्म इन हिंदी पत्रकारिता। माने इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, न्यूज़ चैनल, समाचार चैनल आते हैं, साथ में समाचार पत्र आते हैं। आजकल आप आंध्र प्रदेश को ध्यान में रखते हुए नहीं, समूचे भारत को ध्यान में रख के देखिए, ज़्यादातर अधिकतम संख्या में हिंदी पत्रकारिता का ही बोलबाला है। माने हिंदी की पत्रिकाएं, साथ में और क्या होते हैं, ये चैनल्स जो होते हैं, न्यूज़ चैनल्स, ये सब हिंदी से संबंधित है। और इसके अलावा माने जैसे जो भी प्रतिभावान और उत्साही छात्र छात्राएं होते हैं और वेरी मच टैलेंटेड, और उसमें उत्साह भी होना चाहिए, वे लोग इस पत्रकारिता की ओर आ सकते हैं। और उसमें आने पर उनको क्या करना है, जैसे न्यूज़ चैनल्स के साथ साथ उनको और भी अखबारों में भी काम करने के लिए चांस मिलता है। इसके लिए उनको क्या आवश्यक है, भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। भाषा पर पकड़ माने क्या है, भाषा को पकड़ना नहीं है, भाषा पर कमांड होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। जैसे जो आप कर रही हैं, अगर आप तेलुगु सीखना चाहते हैं, तेलुगु भाषा पर कमांड। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मातृभाषा तेलुगु है, मैं कुछ भी नहीं, भाषा तो अलग है, मातृभाषा तो अलग है, लेकिन बोलने का विधान, इसी को हम हिंदी में मानक भाषा कहते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
और इस कारण से परिनिष्ठित भाषा के होने पर आप ना मानेंगे और हमारे मन में एक जो गिल्टी फीलिंग या अपराध बोध या न्यूनता कह सकते हैं, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि उत्तर भारत की तुलना में हम कहाँ ठहरते हैं, वे अच्छी हिंदी बोलते हैं, हमसे नहीं होगा। ऐसा कृपया मत सोचिएगा। अगर आप संकल्प करें तो हिंदी भाषा हम सब की है, हम सब इसके ऊपर अच्छी पकड़ कर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान देना है। और दुर्भाग्यवश आज के जो लोगों में, आज की जनरेशन में क्या हो रहा है, और ये भाषा के प्रति रुचि नहीं दिखाने के कारण वे परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और मार्क्स को ध्यान में रखते हुए कुछ मगअप करके लिख देते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साथ में जो अपने विचारों को अत्यंत सहजता से, रोचकता से दूसरों को समझाने की शक्ति, माने अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। जितना सब्जेक्ट होने पर भी, भाषा पर कमांड होने पर भी अगर हम दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा, क्योंकि पहले ही मैंने बताया भाषा माने अभिव्यक्ति का माध्यम है। साथ में अच्छे मानव संबंधों के निर्वहन में ये भाषा का अत्यंत योगदान रहता है। इस कारण से भाषा पर पकड़ आने पर हम आराम से दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर बात कर सकते हैं, क्योंकि मन में कोई परेशानी नहीं होती, मुझे हिंदी नहीं मालूम है, ग्रामर नहीं मालूम है, ये चिंता नहीं होती। इसके लिए आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। पत्रकारिता बहुत अच्छा क्षेत्र है और इसकी ओर आने के लिए आपको अपने विचारों को बहुत अत्यंत सहजता के साथ, रोचकता के साथ में इंटरेस्टिंगली आपको अभिव्यक्त करना पड़ता है। साथ में और जो भी आप मैंने ज़्यादा चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स हैं, म्यूज़िक या हिंदी चैनल्स ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन और जो भी निष्ठावान होकर और इसमें ये पत्रकारिता में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको अपने चारों ओर क्या क्या हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, उनके प्रति ज़्यादा सजग होना चाहिए। ज़्यादा सजग होते हुए और सचेत होते हुए, संवेदनशील होते हुए, दे हैव टू शो सम सिंपैथी टुवर्ड्स पीपल। जो भी वहाँ लिखा गया वो बोलना, वो लिखना नहीं, उनके साथ उनको दूसरों के प्रति जो सहानुभूति और संवेदनशीलता भी ज़रूर होना चाहिए। साथ में चारों ओर क्या हो रहा है, हमारे क्या कौन सी घटनाएं घट रही हैं, वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स आर हैपेंड टुवर्ड अदर साइड। और इस प्रकार ये पत्रकारिता का क्षेत्र है। और तीसरा है राजभाषा अधिकारी। अच्छा नाम है ना, नाम से है अच्छा लग रहा है, राजभाषा अधिकारी। राजभाषा माने हिंदी, हिंदी हमारी राजभाषा है, कौन नहीं कह सकते, समूचे भारत में। और एक ही भाषा होनी चाहिए। केंद्र सरकार से जो भी, राज्य सरकार को जो भी पत्र आदि आते हैं और हर एक इंस्टीट्यूशन माने ऑर्गेनाइजेशन में हम देख सकते हैं। और ये सारे जो राजभाषा अधिकारी पद, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर्स जो होते हैं, माने कस्टम्स, रेलवे, BSNL और कुछ इनकम टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनमें एक पद होता है, एक पोस्ट होता है राजभाषा अधिकारी का पद। इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या UPSC कुछ एग्जाम्स लिखना पड़ता है। मैंने एग्जाम के बिना कुछ भी नहीं होता ना, जिंदगी भी हमें कुछ परीक्षा देती है, बाद में ही रिजल्ट देता है। इसी प्रकार जो भी तुम हासिल करना चाहते हो, परीक्षा तो ज़रूर लिखनी पड़ती है। हम चाहते हैं विदाउट एग्जाम, विदाउट इंटरव्यू जॉब आने से कितना अच्छा होता, इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। हमें तो परीक्षा लिखनी ही पड़ती है, अपनी क्षमता को प्रमाणित करना पड़ता है। वैसे में यहाँ पे क्या आप सुन सकते हैं? हाँ। और यहाँ ये राजभाषा अधिकारी पद के लिए हमें कुछ परीक्षाएं लिखनी पड़ती। इसमें क्या होता है, उसका काम क्या होता है? राजभाषा अधिकारी अपनी संस्था में माने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में और कामकाज की क्षमता को वे सुगमता पूर्वक कराने देते हैं। आसानी से काम करने के लिए वे सलाह देते कैसे करना है। साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को भी वे हिंदी सिखाते रहते हैं। हिंदी तो हमारी भाषा होने के कारण सबको सीखना है, इसलिए राजभाषा अधिकारी के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। और इसी के साथ साथ और वे क्या करते हैं, इसमें वे ये करते हैं कि उनको ऊंचा वेतनमान, अच्छा सा पे स्केल भी होता है, साथ में हिंदी क्षेत्र में काम करने का सुअवसर भी मिलता है। दिस इज थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ वन यह है कि जैसे न्यूज़ रीडर के रूप में या रेडियो जाकी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग नाउअडेज। आपका नाम, अगर आप रेडियो जाकी बने तो और सारे देश दुनिया में आपका नाम सुनाई देता है बहुत अच्छी तरह। अच्छे एंकर्स को कोई भूल नहीं सकते। और उनकी भाषा नहीं होने पर एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, तेलुगु न्यूज़ चैनल में आप सुमा को जानते हैं, झांसी आदि एंकर्स को आप जानते हैं। और उनकी सुमा की भाषा जो मलयालम है, लेकिन कोई भी
समझ सकते हैं, मानते हैं कि वो तेलुगु वाली नहीं करके इतना अपार ज्ञान रहा उसमें जैसे तेलुगु भाषा के प्रति, क्योंकि उसमें जो रुचि है, रुचि, इंटरेस्ट, पैशन होना चाहिए कि हमें वो मालूम होना चाहिए, इस पर हमें अधिकार प्राप्त करना चाहिए, ऐसी इच्छा से वो इस संकल्प से वो आई है। इसी प्रकार आप भी, हम तो दक्षिण वाले हैं, हम कैसे कंपेट कर सकते, इस भावना को, इस गलत धारणा को मन से निकाल दीजिए और आराम से रेडियो जॉकी के लिए क्या क्या अपेक्षित है। और जैसे अच्छी तरह आप काम और नाम और धाम भी कमा सकते हैं, और नाम भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, और इसके लिए आपकी आवाज़ मीठी होनी चाहिए, अच्छी आवाज़ होनी चाहिए, साथ में भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। यहाँ भी देखिए, जो भी मैं बोल रही हूँ, विदाउट लैंग्वेज स्किल्स यू कैन नॉट गेन एनीथिंग। और इसी प्रकार यहाँ भी वे यही समझाना चाहते हैं, और वे यहाँ उनकी मान्यता है, मतलब जैसे कि जो रेडियो एंकर या रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, या समाचार पत्रों में कहीं चैनल्स में काम करना चाहते, संदेश माने समाचार वाहक के रूप में जानना चाहते हैं, समाचार वाहक माने कौन है, जैसे ये न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, भाषा पर कमांड होना चाहिए, साथ में आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, और श्रोताओं का मनोरंजन करने की क्षमता होनी चाहिए। रेडियो जॉकी के लिए उनको एंगेज करना ही पड़ता है, लोगों को जो सुनते रहते हैं उनको अच्छे अच्छे वचनों से, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बोली में कुछ एंगेज करना, उनका मनोरंजन करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, माने ये समाचार रीडर जो होते हैं ना, न्यूज़ रीडर के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, किसी का मनोरंजन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका काम नहीं है, इसलिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उनको अपनी सधी हुई भाषा में, सधी हुई प्रभावशाली आवाज़ में जो न्यूज़ उन्होंने लिखा इधर उधर या इस राज्य के समाचार उनको प्रस्तुत करने होते हैं, और वो भी जो जानकारी उनको मिलती है उसे अच्छी तरह समझाना पड़ता है, उसे पेश करना पड़ता है, टीवी पे या रेडियो पे समाचार उनको प्रस्तुत करना है, न्यूज़ को बोलना पड़ता है, इसलिए उनके लिए और मनोरंजन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। दिस इज़ अबाउट रेडियो जॉकी एंड ये समाचार वाहक जो बोलते हैं, समाचार वाचक, नॉट वाहक, समाचार वाचक, और माने ये समाचार बोलते समय ऐसा करना। और नेक्स्ट वाला जो आता है इसके बाद, और पांचवा ऑप्शन जो होता है, उनको किस प्रकार हम ये रचनात्मक लेखन कह सकते हैं। रचनात्मक लेखन माने क्रिएटिव राइटिंग भी एक ऑप्शन है, क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी। और इसमें दो ऑप्शंस होते हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए। एक तो स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय पर लिखना, इसे क्या बोलते हैं, ये माने ये फ्रीलांसिंग बोलते हैं। वे स्वेच्छा से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को लेकर आराम से लिख सकते हैं, यहाँ भी भाषा की ज़रूरत है। और दूसरा जो है, किसी के यहाँ रेडियो में या टीवी या किसी फिल्म में बैठ के और उनके लिए स्क्रिप्ट लिखना, और वो भी क्या होता है, किसी के आदेश के अनुसार काम करते हुए लिखना। और बहुत सारे लोगों की धारणा ऐसी होती है, वे किसी के बंधे बंधाए नियमों में रहकर उनको काम करना कम पसंद होता है, इसलिए वे क्या चाहते हैं, अपनी ओर से अपने आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले उनको क्या करना पड़ता है, उनको किसी के यहाँ शुरुआत में, आरंभ में किसी के यहाँ स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करना पड़ता है, और कुछ समय बाद अनुभव प्राप्त करने के बाद वे और किसी के माने अपने आप एक स्वतंत्र संस्था के रूप में फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए भी घर बैठे ही आप कमा सकते हैं। और ब्लॉग राइटिंग एक होता है, ब्लॉग माने ये भी हम जानते हैं ना, बहुत सारे लोग ब्लॉग आजकल एक फैशन हो गया, सब लोग ब्लॉग में कुछ लिखते रहते हैं। कॉलेजेस में भी जो वेबसाइट में देख सकते हैं, टीचर्स के ब्लॉग्स अलग होते हैं। माने ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग माने किसी भी विषय पर जो भी आपकी पसंद की चीज़ जो होती है उस विषय पर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग। और इसके लिए ये तो प्रतिस्पर्धा का वाला करियर है, माने इसमें ज़्यादा कंपटीशन होता है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी होता है ये प्रोफेशन, और इसके लिए ज़्यादा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन ज़्यादा होता है। इसके लिए ज़्यादा सहिष्णुता की आवश्यकता है, सहनशीलता के साथ और उत्साह के साथ करना है, साहस के साथ करना है। और ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण फ्रेंड्स के साथ मिलकर, जो भी फ्रेंड्स होते हैं उनसे सहयोग लेकर आप ब्लॉग लिख सकते हैं, इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनुवाद बहुत बार आपने सुना होगा। अनुवाद का काम बहुत ही अच्छा भी होता है, दोनों भाषाओं पर हमें कमांड होना चाहिए, जो भी लीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम आपने सुना होगा। हाल ही में हमने जन्म शती हमने मनाई है, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, और वे 17 भाषाओं के ज्ञाता रहे।
जो भी भाषा वे बोलते हैं हमें लगता है कि वही उनकी मातृभाषा। पर इस प्रकार कैसे उनकी मातृभाषा तेलुगु है? समझ में आ रहा है आपको? तेलुगु भाषी होते हुए भी उन्होंने इतनी सारी भाषाओं पर कैसे अधिकार प्राप्त किया? केवल रुचि रुचि रुचि, माने वे तो किसी लैंग्वेज में उन्होंने कभी MA PhD नहीं की, लेकिन रुचि के कारण साहित्य का पठन पाठन किया, साहित्य पढ़ते हुए, और यहाँ तक कि और विश्वनाथ सत्यनारायण जी का जो सहस्रवन माने ये वेई पड़गलू का उन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया था। इस प्रकार कुछ तो वृत्ति होती है, कुछ प्रवृत्ति होती है, कुछ हम इच्छा के साथ करते हैं और उसे प्रवृत्ति कहते हैं। दैट इज़ अवर हॉबी। और हॉबी के रूप में अनुवाद जो होता है, अनुवाद का क्षेत्र आज बहुत व्यापक है। अगर 2 भाषाओं पर कमांड होने पर आप आराम से वो काम घर बैठे कर सकते हैं। अनुवाद मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं तो, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, लेकिन मैंने 10-15 किताबों का, हिंदी किताबों का तेलुगु में अनुवाद किया और तेलुगु की किताबों का मैंने हिंदी में भी अनुवाद किया। क्यों ऐसा संभव हुआ? क्योंकि दोनों भाषाओं के ज्ञाता होने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कभी कभी कॉलेज में कोई भी दूसरी भाषा वाले आते हैं, उनको कुछ बोलना पड़ता है। कभी कभी पुलिस स्टेशन से भी कुछ आते रहते हैं, हमें ये कंप्लेंट जो है हिंदी में दिया गया, कुछ तेलुगु में बताओ। और कभी कभी दुभाषिया जो होते हैं, माने ये सब अनुवाद के बारे में, अनुवाद क्षेत्र में अगर आप रुचि रखें तो ये अपनी रुचि के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। आप कुछ भी पढ़िए, MSc भी कर सकते हैं, लेकिन साहित्य और भाषा में रुचि होने पर आप अनुवाद में ट्रांसलेशन की ओर भी जा सकते हैं। अच्छे अच्छे विषयों को लेकर पहले कोशिश कीजिए कैसे लिखने से अच्छा होता। और इसे दूसरी भाषा में, जब मैं बल्गेरिया गई थी वहाँ पे मैंने देखा दुभाषिया और अनुवाद दोनों को मैंने देखा। वहाँ निर्मल वर्मा जो हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक रहे, और प्रेमचंद, और वहाँ इंडोलॉजी विभाग के लाइब्रेरी में देखकर मैं हतप्रभ हो गई। क्या है ये? सारे हमारे हिंदी साहित्य है। और दूसरी ओर रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाली साहित्य देखकर मैं तो भाव विभोर हो गई। ये कैसे? उन्होंने इसे बल्गेरियन भाषा में अनुवाद किया। इतना अच्छा लगता है ना हमारी भाषाओं को। और विदेशों में उनके लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने उनको सजाया था और बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही आदर देते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं उनको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हम वे भी सीख रही है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, विदेशी लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। हम अपनी भाषा को क्यों सीख नहीं सकते? ये तो संकल्प ठान लेना चाहिए हमें। तो होगा, संभव है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अनुवाद और साथ में गाइड्स के रूप में आप जा सकते हैं। गाइड माने टूरिस्ट प्लेसेस में दुभाषिया जो होते हैं ना, तो वहाँ पे हिंदी मैंने पढ़ाया बच्चों को, वहाँ बल्गेरियंस को। उस समय मैंने पूछा जिज्ञासा के साथ, आप क्यों हिंदी और संस्कृत सीख रहे हैं? हमारी भाषा है ना, आप अपनी भाषा को सीख रही हैं। अंग्रेजी के प्रति भी इतना मोह नहीं है यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन ये ज़्यादातर रुचि दिखाते हैं हमारे भाषाओं के प्रति। तब उन्होंने बताया जैसे कि हम ये पढ़ के और भारत में जाना चाहते हैं, और भारत में सारे हिंदी मूवीज़ और ललित संगीत और क्लासिकल डांस, ये सब हम बहुत चाहते हैं। और इसको समझने के लिए हमें आपकी भाषा मालूम होनी चाहिए। साथ में कुछ प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं, टूरिस्ट गाइड्स बनना चाहते हैं कि जैसे हमारे भारतवासी कोई भी वहाँ यूरोप देखने जाते हैं, तो अगर वे बल्गेरियन या यूरोपियन लैंग्वेजेस में बात करें तो हम कहाँ तक समझ सकते हैं। इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। इसलिए अगर वो ये भाषा जानेंगे, तो अगर ये जानते हैं तो आराम से भारतवासी जब भी पर्यटन के लिए विदेश में, यूरोप में आते हैं, वे उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं हिंदी में। और जो भी यहाँ हमारे भारत में आने पर भी ये तो उन्होंने लिया, एक प्रोफेशन के रूप में लिया, ये टूरिस्ट गाइड्स के रूप में। और एम्बेसी में भी आपको दूतावास कहते हैं, दूतावास में भी 2 भाषा जानने वाले चाहिए, माने उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम करते हैं, दिल्ली एम्बेसी में क्या होता है, बहुत सारे एम्बेसीज होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के दूतावास होते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं फॉरेनर्स भी हमारी भाषा बोलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि वे अगर अपनी अंग्रेजी में, अपनी चाइनीज़ में, अपने रशियन में बोलते हैं तो हमें क्या मालूम होता है। इसलिए हमारी एक भाषा, वो एक भाषा नहीं, हमारी राजभाषा हिंदी वे ज़रूर सीखते हैं और प्रशिक्षित होते हैं। और दुभाषिया माने यह है दोनों भाषाओं को जानने वाले, इंटरप्रेटर कहते हैं। जैसे 2 दूर देश के, माने जो फॉर एग्जांपल हमारे भारत में उत्तर प्रदेश से कोई आते हैं, सोनिया गांधी वगैरह से कभी कभी आते रहते ना, तब क्या होता है, वे तेलुगु से बोल नहीं सकते। और आखिरकार मोदी जी भी क्यों नहीं आए, वे तो तेलुगु में बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग तेलुगु भी समझ सकते हैं। तब क्या होता है, एक इंटरप्रेटर को बुलाते हैं, बुला के जो भी वे भाषण देते रहते हैं हिंदी में, वे अच्छी तरह तेलुगु में इनका अनुवाद करते हुए लोगों को समझाते हैं। मैंने दुभाषिया का काम भी बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए भी अच्छे अवसर हैं, रोजगार के अवसरों में दुभाषिया भी आप बन सकते हैं।
किसके लिए, माने ये सारे अवसर मैंने आपको बताए। और हिंदी एमए करने के बाद और इस सबके लिए हिंदी भाषा और साहित्य में आपकी रुचि होनी चाहिए। रुचि ही नहीं है, इसमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे काम होते हैं, मैंने एमए हिंदी या जर्नलिज्म, आजकल जर्नलिज्म का ज़्यादा बोलबाला है, इस कारण से मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊंगी। हमारे आंध्रा यूनिवर्सिटी के साथ साथ क्या होता है, एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक है, और इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी वर्धा में एक है, और वहाँ पे ये मध्य प्रदेश में जो रामधारी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम से आता है, द्विवेदी का जो जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी एक होता है। और जेएनयू में भी एक विंग है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, जेएनयू माने नई दिल्ली में, और हमारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई। इन सभी में हिंदी में जो भी आप हासिल करना चाहें, फंक्शनल हिंदी, ट्रांसलेशन डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा इन फंक्शनल हिंदी, और ये सब अनुवाद, ये सब आप कर सकते हैं एमए हिंदी के साथ साथ। तो इस प्रकार हिंदी विश्वव्याप्त हो रही है। हिंदी आजकल बहुत सारे लोगों द्वारा हिंदी बोली जा रही है, पढ़ी जा रही है, यहाँ तक कि दूसरे देश के लोग भी हिंदी सीखना चाहते हैं। इसलिए हम भारतवासी होकर क्यों हिंदी नहीं समझ सकते। अच्छा, ये रहा हिंदी में रोजगार। अच्छा, और एक विषय मैं यहाँ डालना चाहती हूँ, आपको याद दिलाना चाहती हूँ, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों नहीं जाए, भाषा अच्छी है, आपके अंक भी अच्छे हैं, सब्जेक्ट भी है, लेकिन नौकरी के लिए और भी आवश्यक तत्व होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आप संप्रेषण कौशल जो कहते हैं, अच्छी तरह बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इसमें आपको सक्षम बनना चाहिए, सक्षम बनना चाहिए। इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करने, इसलिए कॉलेजेस में आजकल क्या कर रहे हैं, सेमिनार्स का आयोजन कर रहे हैं। क्यों सेमिनार्स का आयोजन कर रहे हैं, माने इसके द्वारा बच्चों में जो स्टेज फियर दूर होता है, बोलने का ढंग मालूम होता है, अच्छी तरह धारा प्रवाह रूप से शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास भी होता है। इस कारण से बच्चों को बारंबार, मैंने हिंदी के बारे में बता रही हूँ, हमारे कॉलेज में हर सब्जेक्ट में सेमिनार्स होते हैं, हर एक भाषा में अच्छी तरह लड़कियाँ वो बोल सकती हैं, क्योंकि ऐसे टीचर्स हैं हमारे पास, अच्छी तरह बच्चों को समझाते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा होते हैं। बच्चों को हर समय पाठन के साथ, पाठ्य पुस्तकों के साथ हम जिंदगी में और जीवन कला में और लाइफ स्किल्स में भी हम ट्रेनिंग देते रहते हैं। मॉरल सेंस आदि होते हैं ना हमारे कॉलेजेस में, और इसके द्वारा बच्चों को कैसे बोलना है, लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे आप किसी जॉब में जाते हैं बच्चे, क्या होता है वहाँ जाने पर आपको अपने सुपीरियर के साथ अच्छा व्यवहार करना है, बॉस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आपके कोलीग्स के साथ, साथ में निचले कर्मचारियों के साथ, सबके साथ अच्छी तरह बात करनी है। इसके लिए विवेक की जरूरत है, विवेक अत्यंत आवश्यक है। विवेक माने और बुद्धि कुशलता जो कहते हैं, अच्छी तरह बात करनी है, साथ में अच्छे मानव संबंधों को रखना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, बोलना, ये बोलना अत्यंत आवश्यक। आजकल राजनीतिक नेता भी हिंदी सीख रहे हैं, और क्योंकि हिंदी की इतनी आवश्यकता वे महसूस कर रही है। हमारी भाषा है, अगर हम बाहर कहीं जाने पर और केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होते, हमें तो हर जगह पे, होटल्स में भी, बड़े बड़े होटल्स में भी देखिए हिंदी, और हिंदी में और बोलने का ढंग, भाषा पर अधिकार प्राप्त करना, ये अत्यंत आवश्यक है। अंत में मैं తెలుగు में भी कुछ बताना चाहती हूँ, ఎందుకంటే చెప్పారు మేడం తెలుగులో కూడా కొంచెం చెప్పాలి అని। ఇప్పుడంతా నేను చెప్పింది ఏంటంటే హిందీ భాషలో మనకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయని, అది మనం అన్ని రంగాల్లోనూ చూస్తున్నాం। అంటే టీచింగ్లో అయితే ఎలా ఉండాలి, ఎంఏ హిందీ చేసిన తర్వాత పిహెచ్డి చేయాల్సి ఉంటుంది, అలాగే టీచర్గా అవ్వాలనుకుంటే బీఈడి చేయాలి। ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకుంటే ఏదో పరీక్షకి ఏదో మార్కుల కోసం మొక్కుబడిగా చదవకండి, దయచేసి దాన్ని మీరు ఇష్టంగా చదవండి, ఇది కష్టం అనుకోకండి। भाषा में మీకు अधिकारम ఉంటేనే దానికి व्याकरण రావాలి। भाषा माने व्याकरण सम्मत होनी चाहिए, साहित्यिक और शुद्ध हिंदी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता, हम में और बाकी लोगों में क्या अंतर होता है। इस कारण से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। నేను చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం ఏంటంటే, ఈ 4-5 రకాల రంగాల్లో, అంటే పత్రికారిత జర్నలిజంలో కానీ, పత్రికా రచన అంటారు దాన్ని, అలాగే అనువాదంలోను, ఆ తర్వాత దుభాషి అంటారు అక్కడ, ఆ రకంగా గైడ్స్గా అవ్వాలన్నా, ఏదైనా సరే ఏ రంగంలోకి వెళ్ళినా సరే ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి అంటే, మంచి ఉద్యోగం రావాలి అంటే, ఉద్యోగంలో కూడా మంచి ప్రమోషన్ రావాలి అంటే చక్కటి మాట తీరు ఉండాలి। ఆ మాటలో ఎప్పుడు కూడా అంటే చిరాకు కలిగించేదిగా ఉండకూడదు। మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్సే మీకు మంచి పేరు తెచ్చిపెడతాయి। ఒకసారి జాబ్లో చేరాక ఇంకేముంది అనుకోకుండా, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ అప్డేట్ యువర్ నాలెడ్జ్। అదొకటి చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి। చదివేసాం, పరీక్ష రాసేసాం, అయిపోయింది, ఉద్యోగం వచ్చిందని రిలాక్స్ అవ్వకూడదు ఎవరైనా సరే।
చక్కగా మీరు దాంట్లో పట్టు సాధిస్తూ ఇంకా మంచి మంచి విషయాలను ఆవిష్కరించుకుంటూ ముందుకు పెడుతూ ఇంకా ఏం సాధించగలను, ఇంతటితో ఎప్పుడూ కూడా ఆపేయకూడదు, మనకు వచ్చిందే చాలు అనుకోకుండా నేర్చుకోవాల్సినవన్నీ కూడా ఇతరుల దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు ఒక మంచి ఉద్యోగిగా పేరు తెచ్చుకోవాలంటే మీ యొక్క భాషా నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలి. ఇతరులతో మీరు మాట్లాడిన భాష అనేది సంస్కారాన్ని కూడా నేర్పిస్తుంది కాబట్టి మీరు మంచి సంస్కారవంతులుగా ఉంటూ चक्कटी भाषा प्रयोगिस्तु, क्योंकि आगामी भविष्य में मुझे लगता है हिंदी के बढ़ते प्रयोग और बढ़ते प्रभाव को देखने पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी संभावनाएं हैं रोजगार के क्षेत्र में, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी पढ़ने से क्या आता है, क्या नौकरी है, ऐसा कृपया निराश मत हो जाइए। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। विदेशों में भी आप अच्छी तरह हिंदी द्वारा ही विदेश तक जा सकते हैं, वहाँ भी आप पढ़ा के आ सकते हैं, क्योंकि मैं ही एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। केवल जो मैंने बताया इन सारे क्षेत्रों में मैंने भी काम किया, अनुवादक के रूप में किया, और साथ में बैंक के जो भी होते हैं वहाँ पे जाके मैं बैंक वालों को पढ़ाती रहती हूँ, हिंदी कार्यशालाओं के अवसर पर उनको व्याकरण आदि सिखाती हूँ। और इस प्रकार हर जगह पे और एक टीचर के रूप में मैं काम कर रही हूँ। मैं एक साहित्यकार हूँ, तेलुगु और हिंदी में भी लिखती हूँ, अनुवाद भी करती हूँ। मैंने ये सब मैं अपने बड़कपन दिखाने के लिए नहीं बता रही हूँ, हिंदी करने पर क्या होता है ऐसा निराश होने वाले लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ। हिंदी से बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, केवल संकल्प होना चाहिए। संकल्पం పెట్టుకోండి, ఏ భాష అయినా సరే అత్యంత అద్భుతమైన భాషే, మనకున్నన్ని భాషలు విదేశాల్లో ఎవరికి లేవండి. మనం 3 భాషలు కనీసం నేర్చుకోలేమా? మనం ఎలాగో మన మాతృభాష నేర్చుకుంటాం, అలాగే మన ఈ రోజుల్లో మీడియం ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్, కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఎలాగో వచ్చి తీరుతుంది. మేము తెలుగు మీడియంలోనే చదువుకున్నాం, కానీ పిల్లలతో కలిసి ఉండడం వల్ల కొంత ఇంగ్లీష్ మనం ఎలాగో పట్టు సాధిస్తాం. అలా మనం చెప్తున్న భాష ఏంటి? హిందీ. సో ఈ 3 భాషలు మనకి ఖచ్చితంగా వాటిని మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ పోతే భాషలు ఎప్పుడు కూడా చచ్చిపోవు, మనమే చంపేస్తున్నామేమో అనిపిస్తుంది. వాడాలి, చక్కగా వాడుతూ ఉండాలి. నలుగురికి కూడా భాష యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మనం చెప్పగలిగి ఉండాలి, ఎలా పలకాలి, ఆ ఉచ్చారణ అన్నది చాలా అవసరం. మనం ఏ భాష మాట్లాడుతున్నా సరే ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా ఉండాలి, ఆ భాషలో తప్పులు లేకుండా అందమైన భాషను మనం మాట్లాడగలిగితే అందరూ మన వాళ్ళే అవుతారు. కాబట్టి ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన మీ కళాశాలకి, ఆంధ్రాలయాల కళాశాల వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా సెయింట్ జోసెఫ్స్ కళాశాల తరఫు నుంచి, మా ప్రిన్సిపల్, మా స్టాఫ్ అందరి తరఫు నుంచి కూడా మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మేము చాలా ఇష్టపడతాం మీ కాలేజ్ని. సో मुझे यहाँ पे बुलाने का और बोलने का जो सुनहरा अवसर आपने दिया है और इसके लिए मैं अभिभूत हूँ। साथ में और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं प्राची भाषा विभाग के रविंद्र जी, डॉक्टर रविंद्र, और साथ में जो संयोजिका स्नेहल विमल शुक्ला जी, श्रीमती स्नेहल विमल शुक्ला बहुत अच्छी है, हमसे बात की और केवल फ़ोन पे ही उनके साथ मैंने ये बातचीत हुई, फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना प्रेम और इतना स्नेह आपने दिखाया, मैं बहुत ही गदगद हो गई। मैं चाहती हूँ आपके स्टूडेंट्स भी आपसे बहुत ही लाभान्वित होंगे और अच्छी तरह उनको पढ़ाते रहना और उनका संपर्क और भी सशक्त बनाना, उनको सशक्त माने नागरिकों के रूप में टीचर्स की ही जिम्मेदारी होती है बनाने की। और इसलिए मैं आपको और शिवराम जी, डॉक्टर शिवराम जी जो संस्कृत और हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे, उनको, और मेरे प्रिय गुरुवर जो डॉक्टर वारना वल्लभराव जी, उन्होंने ही हमें बताया और वहाँ पे जाने के लिए उनके द्वारा मुझे मौका मिला उनके प्रति। और नॉट लीस्ट जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट साथियों, बच्चे लोग जो आए हैं, आप सबके प्रति मैं धन्यवाद दे रही हूँ। आपने इतनी सहिष्णुतापूर्वक आपने सुना है। साथ में जो भी मेरे कलीग्स और मेरे हितैषी, मेरे शुभचिंतक, मेरे गुरु जो भी इस कार्यशाला नहीं, इस वेबिनार में सम्मिलित हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और ये मौका मुझे प्रदान करने हेतु मैं बहुत ही खुश हूँ और चाहती हूँ आगामी दिनों में अगर कोरोना दूर हो जाए तो, और मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके कॉलेज में आना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।